रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि हाइपोथैलेमस में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, वो जाता है, एक्ट करता है ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा देन वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अभी क्या हुआ, किसी भी वजह से अगर इंटीरियर पिट्यूटरी या किसी भी उसमें प्रॉब्लम आ गई या इसको एडिनोमा हो गया किसी भी ग्लैंड का, तो हमारे पास क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें दो कॉजेज हो सकते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन 18 साल से पहले, ठीक है, बिफोर 18 अगर बढ़ा, और ग्रोथ हार्मोन आफ्टर 18 साल के अगर बढ़ा। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन बिफोर 18 आपके बढ़ा तो बोन की लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर जो ग्रोथ हार्मोन है अगर आफ्टर 18 बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगी? बोन की विड्थ इंक्रीज होगी। अभी जो एक्रोमेगेली है वो हम किस वक्त कहेंगे? जब आफ्टर 18 अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? एक्रोमेगेली। लेकिन अगर आफ्टर एज ऑफ 18 अगर इंक्रीज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? गिग्नेटिज्म। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एपिफिजियल बोन प्लेट होती है, ठीक है, ये 18 साल में क्लोज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बिफोर 18 हुई तो ये ग्रोथ प्लेट इंक्रीज नहीं होगी, जो क्लोज नहीं होगी तो हाइट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आफ्टर 18 है तो ग्रोथ प्लेट तो बंद हो गई, ग्रोथ प्लेट एपिफिजियल प्लेट अभी क्लोज हो गई है, तो अभी बोन विड्थ में जो लेंथ में है इंक्रीज नहीं हो सकता, वो सिर्फ विड्थ में इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इन एक्रोमेगेली। ठीक है, आपने जब भी एमसीक्यूज आए आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि ये बिफोर 18 ग्रोथ हार्मोन से आता है या आफ्टर 18 से आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने मस्त देखना है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अभी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इनकी ग्रोथ प्लेट क्लोज है। ठीक है, ग्रोथ प्लेट क्लोज है। अभी अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो इसकी लेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्लोज है, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक्रोमेगेली। अभी बच्चों में मैंने कहा कि ग्रोथ पीरियड अभी तक क्लोज नहीं हुई तो उनके पास विड्थ का ऑप्शन नहीं बचता ना, उनके तो अभी तक है ऑप्शन लेंथ का, तो उनकी क्या होगी? लेंथ ही इंक्रीज होगी। ठीक है, गिग्नेटिज्म में क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होगी बच्चों की बोन्स की, और एक्रोमेगेली में साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या है? आफ्टर 18 ईयर्स के बाद। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आफ्टर, ठीक है, उसका होगा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, तब हमारे पास एक्रोमेगेली है। और ये कब हो सकता है? ये एडिनोमा या कोई ट्यूमर हो। ठीक है, एडिनोमा की वजह से क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पिट्यूटरी एडिनोमा। अभी इसमें अगर पेशेंट होगा उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक क्या होगा? लॉन्ग टंग। इनका जो फोर हेड है और लॉन्ग टंग के अलावा इसके डीप फ्रोज भी होंगे। ठीक है,
यानी कि गड़े से होंगे इनके टंग में। इसके अलावा इनकी फ्रंटल बॉसिंग होगी, यानी कि इनका माथा आगे की तरफ निकला होगा। इसके अलावा कॉर्सनिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होगा कि स्किन थिक होगी, फेशियल एजेस फेशियल फाइन एजेस जो होते हैं डिसअपियर होंगे। फेस के एजेस इनके इतने खास नुमाया नहीं होंगे, डिसअपियर होंगे। ठीक है, स्किन थिक होगी, लाइंस वगैरह जो नॉर्मली आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एज बहुत मतलब इसके अलावा जिनकी स्किन बहुत थिक होती है इनमें रिंकलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अलावा इसमें और क्या होगा, इनकी वॉइस क्या है, डीप वॉइस। ठीक है, बहुत भारी आवाज़। पसीना इनको बहुत ज़्यादा होगा, डायाफ्रोसिस। ये इंसुलिन को ग्रोथ हार्मोन को मैंने बताया था कि क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करता है ना, मैंने पहले आपको बताया था। तो फर्स्ट अपने कुछ लेक्चर्स में तो मैंने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, डायबिटोजेनिक। तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा इनमें हाइपरटेंशन, एक्रोमेगेली में पेशेंट की डेथ क्यों होती है, ड्यू टू डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसके अलावा इनमें जो कोलोन होता है आउटग्रोथ बनती है, पॉलिप्स, इसको पॉलिप्स कहते हैं। इसके अलावा इसी की वजह से क्या होगा, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनमें कार्पल टनल सिंड्रोम जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, इसको तफसील से पढ़ेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, ये होगा। हेड एंड फुट साइज इंक्रीज होगा, इनको कैप पूरी नहीं आएगी और फुट साइज भी इनका बड़ा होगा। ये चीजें आपने इसमें देख लेनी है, सही है। और कार्पल टनल सिंड्रोम का आपको पता है मीडियन नर्व का इश्यू होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एक एमसीक्यू है जो बहुत बार आता है एनआरई में, विच टेस्ट वी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्रोमेगेली। मेगेली में कौन सा टेस्ट यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, तो उसका नाम क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। इसमें क्या होगा, उसमें आप लोग कितना 75 ग्राम शुगर ली, ठीक है, उसको आपने पेशेंट को पिलाया। 2 से 3 आवर्स बाद आपने उसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल चेक किया, या ग्रोथ हार्मोन कम होगा आफ्टर 2-3 आवर, या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो ये क्या है, नॉर्मल। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ तो एक्रोमेगैली, ठीक है। ये बहुत बार आया है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या एक्रोमेगैली में कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट यूज होता है, OGTT। और अभी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि अभी पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर तो नहीं है, पेशेंट का अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, MRI। और इसके अलावा मैंने कहा था ग्रोथ हार्मोन का एक छोटा सा बाई होता है
जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था। वो क्या है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 एक्चुअली लिवर से रिलीज होता है। ग्रोथ फैक्टर 1 हम उसका लेवल भी चेक कर सकते हैं, उसका लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट कर ले तब भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट जो यूज़ होता है वो हम OGTT टेस्ट को यूज़ करते हैं। हम ये वाला टेस्ट भी बहुत यूज़ होता है। अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अभी आपका अगर ट्यूमर है, रिसेक्ट कर लेंगे, एडिनोमा को रिसेक्ट करेंगे। या फिर अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो हम ग्रोथ हार्मोन को रोकेंगे, इनहेबिट करेंगे। तो कौन सी चीज़ है जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट करती है? मैंने कहा था एक शटडाउन हार्मोन है, उसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। उसका लेबोरेटरी में क्या हम इसको बनाते हैं, ऑक्टीरियोटाइड के नाम से, ऑक्टीरियोटाइड। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को शट डाउन कर देगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम पेगोविसुमेट दे सकते हैं। पेगविसुमेट ये क्या है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन का इनहेबिटरी एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और दे सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैबोगोलिन। कैबोगोलिन क्या है हमारे पास, ये एक्चुअली डोपामीन का एनालॉग है, जो कि मैंने आपको बताया था डोपामीन क्या करता है, उसका क्या इफेक्ट है। मैंने सारा ये एक्सप्लेन किया अपने फर्स्ट लेक्चर्स में। तो डोपामीन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहेबिट करता है, ठीक है। तो डोपामीन ग्रोथ हार्मोन को जब इनहेबिट करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, ठीक है। These all are the treatment strategies for the acromegaly. पिट्यूटरी ट्यूमर जिसको होगा, इसमें एक सर्जरी होती है, उस सर्जरी का नाम स्पेसिफिक होता है ट्रांसफिनॉइडेक्टमी। सही, स्फिनॉइड बोन से हम उसको रिमूव करते हैं। ये आप लोगों ने देख लेना है। आई होप सो आपको एक्रोमेगेली की समझ आ गई होगी। अभी फिजियोलॉजी जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के नाम से टॉपिक है, वहाँ पे मैं आपको एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का बताती हूँ, स्पेशली जो क्या कहते हैं लिपिड वाले जो है। तो मैं इसके लिए आपको बेसिक से लेके जाती हूँ। ये आपका क्या है, लिपिड बाय लेयर्स में बना रही हूँ, ठीक है। चलें, जो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कोई भी सेल है उसका जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, किससे बनी होती है, लिपिड बायलेयर, ठीक है। ये लिपिड बायलेयर से बनी होती है। अभी किसी भी चीज़ को अगर लिपिड बायलेयर से पास होना होगा तो उसको भी मस्ट वही चीज़ होना होगा ना, लाइक डिजोल्व लाइक। तो अगर इस किसी भी हार्मोन को इससे पास होना होगा तो वो भी लिपिड होगा, तभी वो मज़े से क्रॉस हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके रिसेप्टर होते ही सेल के अंदर है। वो कौन से रिसेप्टर्स, कौन से हार्मोन उसके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, वो हमारे पास वो हो सकते हैं जो खुद भी लिपिड हो, ठीक है। तो उनके रिसेप्टर्स क्या हैं, सेल के अंदर होंगे। अब ये कौन से हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स है स्टेरॉयडल हार्मोन्स, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन्स में कौन कौन से आपके इसमें आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, and the third one is testosterone, testosterone,
टेस्टोस्टेरोन। ये जब इसको सेल के अंदर आना होता है, ये लिपिड बाइलेयर से पास करता है, देन ठीक है। ये अगर देखिए आप खुद बताइए, हमारे पास लाइपोफिलिक है ना, इसी वजह से ये जा सकते हैं। अगर ये हाइड्रोफिलिक होते तो ना जा सकते, यानी कि वाटर वाले जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स है वो इस बाइलेयर से नहीं गुजर सकते। देन ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स पास करते हैं थ्रू द लिपिड बाइलेयर एंड ये अटैच हो जाते हैं अपने रिसेप्टर पर। देन ये जब अपने रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं, देन देयर इज द किंग ऑफ आवर सेल, द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए है। देन ये क्या करता है, ये जो इस पे कंबाइन, ये दोनों इसके जो सिग्नल होता है, ठीक है, ये पास हो जाता है, ठीक है। सिग्नल विल पास टू द डीएनए, ये सिग्नल डीएनए को पास हो जाता है। जब डीएनए को ये सिग्नल पास हो गया तो ये क्या करता है, यहाँ से ये बना देता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वेट मिनट, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये अभी भी छोटा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए पे ये जब आया, मैसेंजर आरएनए ने अपना जो पैगाम है वो किसके पास लेके गया, राइबोसोम के पास लेके गया, ठीक है। राइबोसोम ने पे क्या किया, राइबोसोम क्या बनाते हैं, देन राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन्स। अब आपको पता है कि किस तरह जब कोई भी, अभी देखिए ना, डीएनए से आरएनए बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और राइबोसोम से प्रोटीन बना है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग पाथवे किस तरह से इसका एक्ट किया आपको मैंने प्रॉपर बताया। ये प्रोटीन बना है, फिर प्रोटीन जहाँ पे इसको एक्ट करना होगा वो होगा, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल मैंने यहाँ पे मैं आपको अगेन बताती हूँ। सबसे पहले ये रिसेप्टर जो सिग्नल था वो डीएनए के पास गया, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से ये राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम के पास जब ये गया इसने प्रोटीन्स बनाए, ठीक है। ये स्टेरॉयडल हार्मोन का एक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये स्टेरॉयड हार्मोन एक्ट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने बेसिक एफएससी के लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था कि किस तरह से लिपिड बाइलेयर से हमारे पास स्टेरॉयडल हार्मोन गुजर सकते हैं, जो वाटर वाले होते हैं वो नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसने प्रोटीन बनाई, ये प्रोटीन जहाँ पे इसको नीड होगी वहाँ पे ये एक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे। अभी जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या है, लिपोफिलिक है, ठीक है। इसका जो रिसेप्टर है वो क्या होता है, सेल के अंदर लगा होता है। मैंने आपको अभी भी बताया सेल के इनसाइड इसका रिसेप्टर होता है। जितने भी जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है ये ब्लड के अंदर बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, ये खुले आम नहीं घूम रहे होते। अगर ये आज़ाद घूम रहे होंगे, ठीक है, ये किसी भी जगह बाइंड कर सकते हैं सेल के अंदर और ये होम्योस्टेसिस ख़राब कर देगा। तो क्या होगा, हमारे पास ये बाउंडेड फॉर्म में है, ये किसके साथ बाउंड होते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ बाउंड कर जाता है, ठीक है। अभी फर्ज करें ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, मेल्स में अगर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ज्यादा हो जाए, ठीक है, ये प्रोटीन अगर ज्यादा हो गई तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बाइंड होगा। जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बाउंडेड फॉर्म में होगा तो फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो ब्लड में घूम रहा होगा वो सारा बाउंड हो गया ना, तो अभी ये कम हो जाएगा।
ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। गायनेकोमेस्टिया यानी कि फीमेल लाइक ब्रेस्ट हो जाएगी। अभी अगर यही हार्मोन, अगर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन अगर फीमेल्स में ये कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो टेस्टोस्टेरॉन है फीमेल्स में वो बाउंड नहीं होगा। जब वो बाउंड फॉर्म में कम होगा, जब बाउंड फॉर्म में कम होगा तो फ्री टेस्टोस्टेरॉन हमारी बॉडी में, फ्री टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा हो जाएगा। फ्री टेस्टोस्टेरॉन जब ज़्यादा होगा, ठीक है, ब्लड में, तो उसमें क्या हो जाएगा, उन फीमेल्स में दाढ़ी नुमा बाल, अपने फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें फेशियल हेयर्स, उसको क्या कहते हैं, फीमेल्स में अगर फेशियल हेयर्स आए उसको क्या कहते हैं, हिर्सुटिज्म। अभी फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये कब ज़्यादा होता है, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन फीमेल्स में अगर वो एस्ट्रोजन उसकी बॉडी में ज़्यादा हो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रही हो तब ये हमारे पास ज़्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। या फिर अगर प्रेगनेंसी किसी फीमेल को है तब भी इस जो HBG है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, इसका जो है अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए आप लोग, मैंने आपको आज दो चीज़ें बताई अबाउट, एक हमने एक्रोमेगाली के बारे में पढ़ा और एक्रोमेगाली एंड गिग्नेटिज्म में फ़र्क पढ़ा कि इनमें क्या फ़र्क होता है। देन मैंने इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई कि किस तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है वो काम करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको अगेन इसको रिवाइज करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करवाया। अगर किसी भी तरीके से इसमें ट्यूमर आ जाए तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए आफ्टर 18 तो एक्रोमेगेली होगी, बोन विड्थ इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन बिफोर 18 इंक्रीज होगी तो एपिफिजियल या ग्रोथ प्लेट अभी तक क्लोज नहीं हुई तो लेंथ में इंक्रीज होगा, उसको गिग्नेटिज्म कहते हैं। देन एक्रोमेगेली आफ्टर मैंने कहा था तब होता है जब आफ्टर 18 होगा तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, उसको हम एक्रोमेगेली कहते हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, लॉन्ग टंग, इसमें क्या होता है, डीप फ्रोस्ट, बड़ी सी उसकी ज़बान, साथ में इसमें गड़े होंगे। इसके अलावा उसका माथा बाहर की तरफ निकला होगा। और फेशियल फीचर्स क्या है, कॉर्सनिंग यानी कि स्किन थिक होगी, उसकी रिंकलिंग होगी, डीप वॉइसेस होगी, उसको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, डायबिटीज़ उसको हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है और डेथ की मेन वजह डायस्टोलिक हार्ट फेलियर्स हो सकते हैं। इसके अलावा उसके कॉलोन में आउटग्रोथ बनेंगे जिसको पॉलिप्स कहते हैं, उसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस इनमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, हेड एंड फुट साइज इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा मैंने NRE के हिसाब से आपको एक MCQ बताया कि इसके में पूछा जाता है एक्रोमेगेली का डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है। आंसर इज OGTT। इसमें 75 ग्राम शुगर लेंगे, 2 से 3 घंटे बाद ग्रोथ हार्मोन को चेक करेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो ये नॉर्मल है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ तो ये एक्रोमेगेली पेशेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर ट्यूमर को चेक करना हो तो MRI करवानी है। और इसके अलावा इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का लेवल मेयर करके भी इसको पता करवा सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है, अगर ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाए। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है कि किस तरह से सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन हम उसका इनहिबिटर दे सकते हैं, इसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। ऑक्टीरियोटाइड्स हम दे सकते हैं उसको, पेगिवसोमेट जो कि ग्रोथ हार्मोन का क्या है, एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा कैबागोलिन जो कि डोपामिन का एंटागोनिस्ट है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स में हम ट्रांसफेनाइडोक्टोमी करेंगे। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है,
कि किस तरह से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है किस तरह से वो अपना एक्शन करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और बताया कि किस तरह से स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो फ्री फॉर्म में नहीं घूमते, वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं। और उसका बताया कि कम हो या ज़्यादा हो किस तरह से गायनेकोमेस्टिया, फीमेल लाइक चेस्ट इन द मेल्स, और किस तरह से टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में फेशियल हेयर्स करवा सकता है। और ये फीमेल्स में कब ज़्यादा होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट, अगर प्रेगनेंसी या एस्ट्रोजन ज़्यादा हो। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।